हम आप सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मीट के सभी प्रोडक्ट्स हलाल या गैर हलाल होते हैं। इस्लाम धर्म से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स का ही सेवन करते हैं। इसके लिए बाकायदा हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि आटा भी हलाल प्रोडक्ट हो सकता है? क्या आपने कभी ये सुना है कि बेसन भी हलाल प्रोडक्ट हो सकता है? खाने पीने की चीजें तो छोड़ दीजिए, क्या आपने कभी ये सुना है कि सीमेंट भी हलाल प्रोडक्ट हो सकता है? क्या आपने कभी ये सुना है कि सरिया भी हलाल प्रोडक्ट हो सकता है? सुनने में ये प्रश्न आपको अजीब लग रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये मसला अब देश में बहुत बड़ा बन चुका है और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, जिसमें सरकार और मुस्लिम पक्ष में जमकर बहस हुई। दोनों ही तरफ से दमदार दलीलें दी गईं। तो हम आपको सबसे पहले खबर विस्तार से बताते हैं, फिर इस खबर को फिक्र के लेंस से भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको बताना चाह रहे हैं, इस विवाद की शुरुआत 18 नवंबर 2023 से होती है, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल टैग वाले सभी खाद्य और मेडिकल उत्पादों के भंडारण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। सरकार की दलील थी कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करके न सिर्फ अनुचित लाभ कमाया जा रहा है, बल्कि यह समाज को बांटने की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। उसकी याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से दलील के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और जमीयत की तरफ से वकील एमआर शमशाद हाजिर हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की बात रखते हुए कोर्ट में कहा कि हलाल मीट पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आटा, बेसन, सीमेंट, सरिया को भी हलाल प्रमाणित किया जा रहा है और तो और पानी की बोतलों को भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस दलील पर जमीयत की ओर से पेश वकील ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ मांसाहारी भोजन से संबंधित नहीं है। प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है और ऐसे खाद्य पदार्थ गैर हलाल की श्रेणी में ही आए। तुषार मेहता ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट लेने की लागत को कंपनी प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ा जाता है, जिससे सामान की कीमत काफी बढ़ जाती है। ऐसा करके हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली कंपनियां लाखों करोड़ों कमा रही हैं। इसका अतिरिक्त बोझ उन गैर मुस्लिमों को भी उठाना पड़ रहा है जो हलाल प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते। इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मेकअप की कई चीजें भी हलाल या गैर हलाल की श्रेणी में शामिल हैं। कई लिपस्टिक उत्पादों में सुअर की चर्बी होती है और कई शैम्पू और परफ्यूम में अल्कोहल होता है। इसके बारे में मुस्लिम समुदाय को पता होना ही चाहिए। इसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि बेसन हलाल या गैर हलाल कैसे हो सकता है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि केंद्र की नीति में भी हलाल को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार की नीति खुद कहती है कि यह जीवन शैली का मामला है, यह व्यक्तिगत पसंद का मसला है और इसे अपनाने के लिए कोई दबाव नहीं। ये सारी जगह जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने चल रही थी, जिस पर बेंच ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित कर दी। अब यहां पर कुछ बातें समझने वाली हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म में हलाल और गैर हलाल पर क्या लिखा गया और देश में हलाल सर्टिफिकेट कौन बांटता है। इन सवालों के जवाब हम आपको थोड़ी देर में देने वाले हैं लेकिन उससे पहले इस विवाद पर भड़कते सियासी और मजहबी शोले देख लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हलाल सर्टिफिकेट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था पर दशकों से हमले किए जा रहे हैं और गैर मुस्लिमों को जबरन हलाल सर्टिफाइड सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन सर्टिफिकेशन को न सिर्फ खाद्य पदार्थों के लिए बल्कि अन्य वस्तुओं के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। BHP ने कहा है कि अब हलाल और हलाला दोनों पर हल्ला बोल का समय आ गया। इस मसले पर हमने कुछ मौलानाओं से भी बातचीत की, कुछ धर्मगुरुओं से भी बात की और उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है, ये आप कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो बातें गौर फिक्र करने के लायक हैं और सोचने के लायक हैं। हलाल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया जो है वो नए सिरे से होना चाहिए और जो लोग भी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बाज आना चाहिए, रुकना चाहिए। सीमेंट हो, वॉशिंग पाउडर हो, साबुन हो, इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये बिला वजह की चीज़ें हैं, बिला वजह की बातें हैं और इससे कोई हासिल नहीं होने वाली चीज़ है
और इसको हर आदमी इग्नोर करे। ये कानून के दायरे में क्या चीज़ वो समझते हैं? बेसन तो देखिए षष्ठी से चना पैदा होता है, ठीक है, और षष्ठी पूरी तरीके से पवित्र है, भूमि पूरी तरीके से पवित्र है, और उस पवित्रता से चना उत्पन्न हुआ और उसको चक्की में पीस करके बेसन बनाया गया, तो उसकी पवित्रता पे किसी को संशय नहीं करना चाहिए। कृत्य चल रहा है पूरे देश में, इस पे तुरंत तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए। यह एक इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा है जो इनडायरेक्टली जिहाद कर रहा है और हमारे जो सनातन हिंदू धर्म है उस पर चोट पहुंचा रहा है। सारी नियम और कानून वो सरकार के अधीन है। समाजवादी पार्टी समझती कि कानून बनाना, नियमों को बनाना वो सरकार का काम है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। बहस अपनी जगह, लेकिन हम यहां पर सिलसिलेवार तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात इस्लाम धर्म की कर लेते हैं। इस्लाम में हलाल के बारे में क्या कुछ लिखा है? हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज या मुनासिब। हलाल से मतलब उन प्रोडक्ट से है जिसको लेकर मुसलमानों को खाने और पीने में धार्मिक तौर पर कोई मनाही नहीं है, जो प्रोडक्ट इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किए गए हैं, जबकि इस्लामी कानून के अनुसार जो हलाल नहीं है वो इस्लाम में प्रतिबंधित है। अंग्रेजी में इसे फॉरबिडन यानी कि निषेध कहते हैं, निषिद्ध कहते हैं। खाने पीने के मामले में देखें तो जैसे पोक यानी सुअर का मांस और शराब। हलाल का इस्तेमाल मांस काटने की एक तकनीक के लिए भी किया जाता है। इस तकनीक में जानवर के गर्दन की नस काट दी जाती है ताकि धीरे धीरे उसका सारा खून बह जाए और उसकी मौत हो जाए। ऐसा करते वक्त कुरान की आयत अनिवार्य तौर पर पढ़ी जाती है जिसे तस्मिया या शहदा के नाम से जाना जाता है। जबकि हलाल के अलावा मांस काटने की दूसरी विधि झटका है, लेकिन इस्लाम में झटका मांस खाने को गैर मजहबी माना जाता है। वहीं आपने कई नॉन मीट प्रोडक्ट्स में भी हलाल मार्क शायद देखे होंगे। असल में कई खाने की चीजों में जेलेटिन, ग्लीसरीन मिलाया जाता है। ऐसे ज्यादातर प्रोडक्ट्स में सुअर की चर्बी मिली होती है। इसी तरह के कई फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक में भी एनिमल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। कई परफ्यूम्स में अल्कोहल मिलाया जाता है। इन सभी चीजों को इस्लाम में अनुचित बताया गया है और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स का प्रयोग भी मुसलमानों के लिए गैर हलाल हो जाता है। लेकिन अगर इन डेली यूज प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसका इस्लाम में मनाही हो, और यही दलील मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में भी दी गई। लेकिन फिर से वही सवाल है कि क्या आटा, बेसन, सरिया और सीमेंट को हलाल या गैर हलाल के चश्मे से देखा जा सकता है? अब आते हैं हलाल सर्टिफिकेट पर। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई केंद्रीय सरकारी प्रक्रिया नहीं है। पारंपरिक रूप से हलाल प्रमाण पत्र निजी संगठनों जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट की तरफ से जारी किए जाते हैं। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कंपनियां कुछ फीस लेती हैं और इसके लाइसेंस का सालाना नवीनीकरण होता है। और अप्रैल 2023 में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने मांस और मांस के प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए हलाल प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया था और कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार हलाल प्रमाणित के रूप में एक्सपोर्ट किए जाने वाले मांस और मांस के प्रोडक्ट्स का उत्पादन और पैकेजिंग केवल उन्हीं जगहों पर होगी जिनके पास भारतीय गुणवत्ता परिषद का प्रमाण पत्र हो। यहां यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये दिशा निर्देश विशेष रूप से एक्सपोर्ट होने वाले मांस और मांस के प्रोडक्ट्स पर लागू होते हैं। भारत के अंदर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी अभी भी कोई अनिवार्य सरकारी हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। अब फिक्र के लेंस से इस मुद्दे को समझ लेते हैं। यह बात सही है कि इस मुद्दे का एक बड़ा पहलू बाजार से जुड़ा है, मुनाफे और कंपटीशन से जुड़ा है। भारत में कई बड़ी कंपनियां हैं जिनके मालिक मुसलमान भी नहीं हैं, जिनके प्रोडक्ट वेजिटेरियन भी हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाई कराती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में इस्लाम धर्म को मानने वाले 180 करोड़ से अधिक लोग हैं और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का करीब 24% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के खाद्य बाजार में करीब 19% हलाल फूड प्रोडक्ट का है, जो लगातार बढ़ रहा है और ये इंडस्ट्री $2.3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ऐसे में कोई भी कंपनी इतने बड़े उपभोक्ता मार्केट को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इसीलिए भी
नॉन मीट प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट लेने की होड़। और सच ये भी है कि इसके कारण सामान की कीमतों में इजाफा हो जाता है और फिर इन्हें ऊंची दरों पर खरीदना गैर मुस्लिमों के लिए भी मजबूरी हो जाता है।